लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट कीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ solute particle properties of solution which depend on number of solute particle but does not depend on nature of solute particle. Are known as colligative property. अच्छा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती है। अब इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चार कौन कौन सी है? एक तो है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर लेते हैं, देखिए relative lowering of vapor pressure। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RLVP, relative lowering in vapor pressure। अच्छा, इसको समझने के पहले अपन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझते हैं। देखिए, फिर अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को देखते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले इसको देखते हैं। देखो, लोअरिंग का मतलब क्या होता है? कमी, डिक्रीमेंट, घटना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर का घटना, वेपर प्रेशर का रिड्यूस होना, इसको हम कहेंगे लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे रिड्यूस होता है वेपर प्रेशर? कहाँ रिड्यूस होता है जरा देखते हैं। देखो, यदि एक कंटेनर में हम केवल प्योर लिक्विड लें, हम लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, सिर्फ हम सॉल्वेंट लें जैसे कि वाटर, वेल नोन सॉल्वेंट, तो यहाँ क्या होगा? इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 से, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P0। नॉट मतलब कुछ घुला हुआ नहीं है इसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट है P0। ये यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर बनेगी। इसके बाद क्या करें? इस कंटेनर में जो पानी था, इसी में एक चम्मच नमक डाल देते हैं हम। H2O तो है, NaCl डाल दें। NaCl में क्या खास बात है? ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड है। सॉलिड होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ सॉलिड का मतलब, सॉलिड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, सॉलिड हो लेकिन वॉलेटाइल हो तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। सभी जानते हैं कि नमक क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। इसमें हमने साल्ट डाला, अगेन वेपर प्रेशर चेक किया। अब ये वेपर प्रेशर ये होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एस का मतलब सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है।
अब जरा बताओ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या दोनों सेम होंगे? टेम्परेचर दोनों के सेम ही है? क्या दोनों सेम होंगे? दोनों सेम नहीं होंगे। यहाँ पर होगा ये जो पी नॉट है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, इसी को बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। कम क्यों होता है अभी देखेंगे, पर फिलहाल तो कम होता है, बस होता है क्यों इसको भी देखेंगे अपन, पर ये तो तय है कि कम होता है। इसको बोलते हैं लॉरिंग, यानी कि कमी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कैसा? कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर, स्मॉलर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये होता है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यूँ भी कह सकते हैं जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। When non-volatile solute dissolve in liquid solvent, vapor pressure of solvent decrease. इस डिक्रीमेंट को कहेंगे लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और समझ में आगे? चलो नोट कीजिए। देखो when non-volatile solute dissolve in liquid solvent, vapor pressure of solvent decrease. Vapor pressure of solvent decrease. समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया आपके लॉरिंग इन वेपर। अच्छा अब ज़रा देखिए ये घटता क्यों है, और इसके रीजन को कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिक्रीज क्यों हो जाता है। देखो इसलिए डिक्रीज होता है, देखो जिस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है उस कंटेनर की सरफेस में सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ही होंगे। अच्छा लिक्विड के ऊपर जो वेपर बनती है ना वो तो सॉल्वेंट की बनेगी, क्योंकि सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, वेपराइजेबल है, और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वेपराइजेबल है। तो जो वेपराइजेशन सरफेस से होता है, क्योंकि बॉइलिंग थोड़ी कर रहे हैं हम बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं, बस हमने एक लिक्विड भर दिया क्लोज कंटेनर में, तो लिक्विड की सरफेस से कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना, सरफेस से होता है हमेशा। तो यहाँ पर होल सरफेस से वेपोराइजेशन होगा, 100% सरफेस से क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस सॉल्वेंट के पार्टिकल से कवर्ड है। अब इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्यूट ने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूट के पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन बॉटम में है वो सरफेस के ऊपर भी है, तो सरफेस के ऊपर क्या होगा? कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे, बीच में कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के आ जाएंगे, फिर कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे, फिर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के आ जाएंगे। अब क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, ये तो बिल्कुल सॉल्यूशन से अटैच होकर बना रहेगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, वेपोराइजेबल नहीं है। केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपोराइजेबल हैं। तो क्या हुआ?
सरफेस का वो फ्रैक्शन कम हो गया जो वेपोराइजेबल है, यानी कि सम एरिया ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो सम सरफेस, फ्यू एरिया ऑफ द सरफेस बिकम नॉन वॉलेटाइल. तो यहाँ पर वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. इसको कहते हैं लॉरिंग इन वेपर. रिलेटिव लॉरिंग की बात अभी करेंगे, अभी लॉरिंग की बात चल रही है बस, ठीक है. तो कॉज देखते हैं, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है. तो कॉज ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है. चले लिखिए, लिखो वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमेना. वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमेना. आगे लिखो, इन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, in the surface of solution some fraction of surface, some fraction of surface is covered by particle of non-volatile solute. So vapor pressure of solution decrease. यहां तक की बात क्लियर हो गई. तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से, और ये होता है पी नॉट माइनस पी एस. पी नॉट माइनस पी एस. पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब बात करते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉरिंग इन यानी कि RLVP. अब आगे इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RLVP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. अब देखो ये रिलेटिव टर्म है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रिलेटिव टर्म है. अच्छा, रिलेटिव टर्म एक रेशो की फॉर्म में होती है. अब कौन सा रेशो है, जब रेशो कोई भी रिलेटिव टर्म निकालते हैं ना, तो रेशो की फॉर्म में होती है. उस रेशो के नीचे जो वैल्यू होती है वो कोई कांस्टेंट होती है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी. अब रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, तो नीचे हम लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, लेते हैं ना. किसी भी रिलेटिव टर्म में जो डिवाइड करते हैं ना, किसी कांस्टेंट से करते हैं हमेशा. अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है पी नॉट, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेब. पी एस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए डेल्टा पी भी कांस्टेंट नहीं है, पी नॉट कांस्टेंट है. यदि डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दें हम, तो क्या आएगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर. ये एक रेशो है, किस किस का रेशो है, डेल्टा पी का और पी नॉट का. यानी कि रेशो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ
pure solvent. This ratio is known as relative lowering in vapor pressure. समझ में आ गई? एक रेशो है और हमेशा ध्यान रखो जो भी रिलेटिव टर्म होगी ना एक रेशो की फॉर्म में होती है वो, और उसमें नीचे किसी से डिवाइड करते हैं हम, और जिससे डिवाइड करेंगे वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है नीचे। जैसे एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मास ही तो है ना, अब किससे डिवाइड करते हैं, या तो हाइड्रोजन एटम के मास से या कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से, तो वो तो कांस्टेंट हो गया ना। अब वेपर प्रेशर के केस में एक ही चीज़ कांस्टेंट है पी नॉट, तो पी नॉट के कंपेयर में कितना लोअरिंग हुई है एज कंपेयर टू पी नॉट, व्हाट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकर, इसी को तो कहोगे ना रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। केवल डेल्टा पी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लिखिए इसमें, लिखो रेशो ऑफ lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure ब्रैकेट में डेल्टा पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि पी नॉट relative lowering vapor pressure pure solvent is called relative lowering in vapor pressure। यानी कि आप कह सकते हैं कि RLVP इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखें। तो RLVP इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा P इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए ये जो RLVP इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा P इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। समझ ये बात? अच्छा आगे जरा देखिए, अब यहाँ भी एक राउट स्लो होता है। इसके पहले हमने जो राउट लॉ पढ़ा था ना, वो तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो राउट लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ क्या है। अब देखिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। बोले स्टेटमेंट तो एक ही है, पर एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। चलो स्टेटमेंट वन, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यानी उस बात को कहने का पहला तरीका है ये। वास्तव में दो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो एक ही है, बट एक ही बात को दो अलग अलग ढंग से कहा है राउट ने। तो राउट ने तो एक ही तरीके से कहा है, दूसरा तरीका तो उसी से निकला है पहले वाले तरीके से ही। क्या कहा है? देखो राउट ने कहा है कि यदि कोई सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ले हम, जैसे NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ही ले लिया, सॉलिड लिक्विड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का यानी कि PS, पता किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट वेपोराइजेबल है। इस मिक्सचर में जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा। इसी बात को राउट ने प्रैक्टिकली भी सिद्ध किया।
उसने कहा इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के, मोलरिटी के नहीं। हाँ मोलरिटी के हो सकता है लेकिन मोलरिटी वाली टर्म नहीं आएगी यहाँ क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि सॉल्वेंट के मोल जितने ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये राउट लॉ का पहला स्टेटमेंट है। तो लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ solid liquid solution, vapor pressure of solid liquid solution is proportional to mole fraction of solvent मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब आप लिख सकते हो कि पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट। अच्छा देखा पी एस इक्वल टू के इंटू एक्स सॉल्वेंट। अब के वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट की भी तो कोई वैल्यू होती है ना, या नहीं होती। अच्छा कांस्टेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं कि कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल हो उसको यूनिट कर दीजिए। कैसे निकालते कांस्टेंट, ऐसे तो निकालते हैं ना। कांस्टेंट की डेफिनेशन भी यही है और कांस्टेंट की मैथमेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका भी यही है। कि कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल है हम उसको क्या ले लेंगे, हम यूनिट ले लेंगे। अच्छा के साथ वेरिएबल क्या है, एक्स सॉल्वेंट। तो इसको यदि 1 कर दें हम, देखो इफ एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1, क्यों कर रहे हैं 1, इस के कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा मोल फ्रैक्शन 1 कब होता है, जब प्योर सब्सटेंस होता है। तो एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 कब होगा, फॉर प्योर सॉल्वेंट। अच्छा जब प्योर सॉल्वेंट ही हो गया तो क्या पी एस रहेगा क्या, वो पी नॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। अच्छा तो के किसके बराबर हो गया, पी नॉट के। यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यानी कि अब के की जगह के नहीं लिखेंगे हम, अब लिखेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट। ये राउट लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब इसे फर्स्ट से निकलेगा सेकंड स्टेटमेंट। अब चलो फर्स्ट से निकालते हैं सेकंड। अब स्टेटमेंट 2, ये मैंने पहले कह दिया, ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। चलो कैसे जा रहा देखिए। अब देखो क्या करें, इस पी नॉट को पी एस के नीचे ले लेते हैं, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। अच्छा ऐसा करते हैं, ये एक्स सॉल्वेंट के फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए
नोटेशन का या सिंबल का एक क्राइटेरिया अपन रखेंगे, जो भी स्मॉल टर्म होगी वो तो होगी सॉल्यूट के लिए, और जो कैपिटल टर्म होगी वो होगी सॉल्वेंट के लिए। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। मैं लिख देता हूँ स्मॉल n इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। और पूरे चैप्टर में यही ट्रेंड चलेगा, ऑल स्मॉल टर्म विल बिलोंग टू सॉल्यूट, कैपिटल टर्म बिलोंग टू सॉल्वेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम सेकंड स्टेटमेंट निकाल रहे हैं हम। अब इसको दोनों तरफ एक में से माइनस कर दो, एक में से घटा दो। यहाँ भी ऐसा करो, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कर दो। यहाँ भी 1 माइनस एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कर दो। कर सकते हैं, इक्वेशन है ना। अरे इधर भी एक कर दिया, इधर भी एक कर दिया, 1 माइनस कर सकते हैं ना, रिजल्ट तो वही आ जाएगा वापस। अब ऐसा कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पी नॉट एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचेगा, पी नॉट माइनस पी एस। राइट हैंड साइड में भी ऐसा कीजिए, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन रख दीजिए, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन। अब इससे हुआ ये कि एक नए फॉर्म में राउट लॉ निकल के आ गया। अब देखो, ये तो क्या हुआ, डेल्टा पी और ये आपके पी नॉट, ये कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल, ऊपर क्या बचा, स्मॉल एन, नीचे टोटल मॉल, ऊपर स्मॉल एन यानी कि मॉल ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल मॉल, तो क्या हो गया है, मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इक्वल टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अच्छा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो यूँ भी कह सकते हैं कि RLVP इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यूँ भी कह सकते हैं। अब इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं हम, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोपोर्शनल वर्ड को काम में लेते हैं ना, तो कई बार एग्जाम में आता है ना करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आ जाए RLVP प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट, तो भाई इनकरेक्ट है ये, इक्वल टू एक्स सॉल्यूट ये करेक्ट है। समझ में आ गई बात। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। भाई ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। अच्छा, और भी कोई तरीका है कि इसको लिखने का? एक तरीका और है, आप यूँ भी लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्यूट, यानी कि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट, यानी कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी उसी बात को कहने का एक तरीका है। तो ये था राउट लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 तरह के फार्मूले हैं। एक तो ये पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्यूट, और एक RLVP इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अच्छा, एक राउट लॉ, एक कंडीशनल लॉ है। देखिए, अब राउट लॉ की एक बड़ी नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर, देखो, और वो कंडीशन क्या है,
वो कंडीशन ये है कि राउट लॉ केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो राउट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बड़ी कंडीशन है यहाँ पर देखिए, राउट लॉ की बड़ी नेसेसरी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, और वो ये है कि राउट्स लॉ इज applicable for डाइल्यूट सॉल्यूशन। भाई ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है राउट लॉ। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब तो यही जानते हैं ना, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो। एक थ्योरेटिकल मीनिंग तो यही है कि सॉल्यूट बहुत कम हो। एक बाल्टी पानी में एक चुटकी नमक डालोगे तो डाइल्यूट ही कहोगे नमक का, और 2-3 थैली डाल दोगे तो क्या होगा? कंसनट्रेट। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये नहीं है कि सॉल्यूट बहुत कम हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करे, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और कोई भी सॉल्यूशन 100% राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। फिर क्या होता है? सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा राउट लॉ के करीब होगा वो। जैसे आपने पानी में खूब सारा नमक डाल दिया तो राउट लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। उसे पानी बढ़ाते जाओ तो डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे वो राउट लॉ के करीब होता जाएगा। देखिए 100% कभी नहीं होगा वो। तो कोई भी सॉल्यूशन 100% डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन 100% राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है, जो राउट लॉ को फॉलो करे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो राउट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, इनडाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? इनडाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वे सॉल्यूट के मोल बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के मोल से। अब सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल से जितने कम होंगे उतना सॉल्यूशन राउट लॉ के करीब चला जाएगा। अब यदि कोई सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करे तो भाई n को बहुत कम कर दीजिए, और n बहुत कम होगा तो दोनों अप्रोक्सीमेटली n के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, उस केस में क्या होने वाला है? देखिए, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये x सॉल्यूट। अब ये चीज़ तो हमने क्या कर दी? 0। तो यहाँ पर डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। हम इस फार्मूले को काम में लेंगे मोस्टली। एनसीईआरटी में, नीट में, मेंस में, एडवांस में हर जगह सवाल इसी फार्मूले से सॉल्व किए गए हैं। लेकिन शीट में, वो चाहे मेडिकल की शीट हो एडवांस की शीट में, कुछ जगह ये पूरा फार्मूला भी काम में ले रखा है। क्योंकि राउट लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत थोड़ा सा होगा। अच्छा, आपके किसी न्यूमेरिकल के लैंग्वेज देख के पता लगे कि साहब सॉल्यूशन तो कंसनट्रेट है, सॉल्यूट काफ़ी सारा है, तो क्या इसको काम में ले सकते हैं? क्या फिर तब भी नहीं ले सकते काम में। क्यों? फिर ये एप्लीकेबल ही नहीं है उसके लिए। तो वैसे सॉल्यूशन राउट लॉ के काफ़ी दूर चले जाएगा। सॉल्यूशन राउट लॉ के करीब तभी तक है जब तक स्मॉल n को आप अप्रॉक्सीमेट 0 कर दो। बट आपके शीट वगैरह में ऐसे सवाल भी दे रखे हैं जिसमें आंसर इसी से मैच करेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एग्जाम में आज तक ऐसा सवाल नहीं आया।
एनसीईआरटी में ऐसा कोई सवाल नहीं है, नीट में कभी नहीं आया, मेंस और एडवांस में कभी नहीं आया। इसमें इससे सॉल्व करके आंसर ला रखा हो। वहाँ एग्जामिनेशन का फार्मूला तो यही है, बिल्कुल एग्जामिनेशन का फार्मूला तो यही है। हाँ, शीट में आंसर ना मिले, सब आंसर नहीं मिला, ऊपर वाले से करके देख लो, फिर आंसर ही मिला रहा है तो शीट में होंगे ऐसे सवाल। नीट में ज़्यादा मिलेंगे, नहीं नीट में कम है, आपके एडवांस के शीट में ज़्यादा है ऐसे सवाल। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा में नहीं, 2-5 सवाल है। नीट में भी 1-2 सवाल है। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन में देखोगे ना 32 ईयर में कोई सवाल या IIT 43 ईयर में, वहाँ नहीं मिलेगा ऐसा कोई सवाल। तो मैं बड़ी केयरफुल ये बातें बतानी पड़ती पढ़ाते समय कि भाई शीट में किसी क्वेश्चन का आंसर इससे सोल्व करने में ना मिले तो चिंतित नहीं होइए आप, वो इससे करो, इससे मिल जाएगा, वो आंसर ही मिलाना है तो। बट एग्जाम में आए ना तो इसी से करना है तुम्हें। और एक्चुअल फार्मूला यही है, क्योंकि राउट लो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब आपका न्यूमेरिकल के डाटा देख के लगे साहब तो कंसंट्रेट है, ये लगा दे भाई, उसके लिए तो फार्मूला बना ही नहीं है, उसके लिए तो राउट लो बना ही नहीं है, राउट लो बना ही डाइल्यूट के लिए है। तो एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी सवाल करेंगे इस फार्मूले को काम में लेके करेंगे। हाँ, लेकिन कोई डाटा यदि कोई आपको किसी न्यूमेरिकल का आंसर न मिले तो इसको भी काम में लेके कर सकते हो। अच्छा, इस देखो इसमें डेल्टा P अपॉन P नॉट है ना, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जब हमने स्मॉल n को 0 कर दिया तो डेल्टा P अपॉन P नॉट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। क्या स्मॉल n को बिना 0 माने भी इस फार्मूले की शक्ल कुछ ऐसी बना सकते हैं? कि हम बना सकते हैं। देखो, इफ डेल्टा n इज नॉट कंसिडर्ड 0। अब मैं आगे की लाइन वो न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ, जिनका आंसर न मिले तो ये करना है तुम्हें। एग्जामिनेशन का फार्मूला तो यही रहेगा, ठीक है ना। इफ डेल्टा इफ स्मॉल n इज नॉट कंसिडर्ड 0, यदि स्मॉल n को 0 कंसिडर नहीं किया तो फिर डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहाँ इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, देखिए, मतलब इस फार्मूले को थोड़ा सिंपल बनाते हैं हम। इसको दोनों तरफ उलट लीजिए, P नॉट अपॉन डेल्टा P स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, उलट लिया। अच्छा, P नॉट अपॉन डेल्टा P इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक। वन को इधर ले लीजिए, P नॉट अपॉन डेल्टा P को भी ओपन कर लीजिए, P नॉट माइनस PS माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, नहीं कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम? P नॉट माइनस PS, यहाँ पे क्या बचा? P नॉट माइनस P नॉट प्लस PS और कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ठीक है। अच्छा, P नॉट से P नॉट कैंसिल, ऊपर क्या बचा? PS। अरे P नॉट माइनस PS इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल। अच्छा, देखिए, PS अपॉन डेल्टा P इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n।
अब क्या करें, वापस उलट दे दोनों तरफ, वापस उल्टोगे तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। अब जरा दोनों को कंपेयर करो, इसको और उसको। इसमें क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, वहाँ क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी एस। उधर की टर्म तो बराबर हो गई ना, यहाँ भी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, वहाँ भी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। तो ये फार्मूला कब काम में लेंगे, जब एन इज नॉट इक्वल टू 0। और यदि यहाँ पर पी नॉट आ जाए तो ये फार्मूला तब काम में लेंगे जब एन इक्वल टू 0। यदि एग्जामिनेशन में काम में लेना हो तो ये काम में लेंगे। ये ऊपर वाला फार्मूला केवल शीट में आंसर मैच करने के लिए बस। एडवांस के शीट में ऐसे 2-3 सवाल मिलेंगे जिसका आंसर मैच नहीं होगा, इससे मैच नहीं होगा, तो इससे मैच होगा। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। क्लियर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम RL। अच्छा बताओ, इसमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास छुपा हुआ है डेल्टा स्मॉल एन। तो स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों को ओपन कर लेते हैं। देखिए तो देखिए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्योंकि मॉल को कन्वर्ट किया है ना, तो यहाँ पर एम निकालना है, तो एम को इधर ले लीजिए, बाकी टर्म उधर ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड में एम नीचे LHS में आएगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर डेल्टा टर्न पी नोट तरह जाके के टर्न हो जाएंगे। तो देखो पी नोट ऊपर और डेल्टा पी नीचे, स्मॉल डब्ल्यू एम और ये कैपिटल डब्ल्यू, इस तरीके से। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, जरा एक चीज़ और देखिए, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट देखो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट क्या है, RLVP। यहाँ पी नोट अपॉन डेल्टा पी है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे हम RLVP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गए? तो ये थी आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जरा एक चीज और है, ध्यान दीजिए। देखो, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो तो हम इन्हीं फार्मूलों को काम में ले लेते हैं। देखो, अभी भी कुछ और चीजें पढ़नी है हमको। ये सारे डेरिवेशन ऐसे सॉल्यूट के लिए है जो सॉल्वेंट में घुल करके न तो डिसोसिएट होता है न एसोसिएट होता है। यदि सॉल्वेंट में घुलने के पहले सॉल्यूट का 1 मोल हो तो घुलने के बाद भी 1 मोल ही। क्या सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं क्या? अच्छा, 1 मोल नमक को पानी में घोल दोगे तो क्या पानी में घुलने के बाद 1 मोल रहेगा क्या? हो नहीं सर, नमक तो 1 मोल ही रहेगा। बिल्कुल, नमक तो 1 मोल ही रहेगा, लेकिन पानी में घुलने के बाद जो पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, वो 2 मोल हो जाएंगे।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नमक पानी में घुल करके टूट जाता है, Na+ अलग और क्लोराइड Cl- अलग। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, नेचर के ऊपर नहीं कर रही। इस पर नहीं करेगी कि Na+ है Cl- है। वो किस पे कर रही है कि Na का नंबर कितना है, Cl का नंबर कितना है। अब आपने पानी के अंदर नमक के एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल डाले, यानी कि Na मॉलिक्यूल आपने NaCl के डिजोल्व किए। Na क्या? एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल हो जाएगा ना। अब इसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया और नमक का 100% आयोनाइजेशन हो गया, तो क्या हुआ? Na आपको मिलेंगे Na+ और Na क्या मिलेंगे? Cl-। तो वही तो डबल हो गए ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि NaCl के कितने मॉलिक्यूल डाले, वो इस पर डिपेंड करेगी कि घुलने के बाद कितने पार्टिकल दिए उसने सॉल्यूशन में, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बात समझ में आई? तो यदि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है तो अब तक जो कर रहे हैं हम करते रहेंगे। जैसे कि पानी में ग्लूकोज डिजोल्व करें तो ये फार्मूले लग जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पानी में ना तो डिसोसिएशन होता है नहीं एसोसिएशन। यूरिया डिजोल्व करें, सुक्रोज डिजोल्व करें, फ्रक्टोज डिजोल्व करें वाटर में, तो बिल्कुल ये फार्मूले काम कर जाएंगे। लेकिन पानी में नमक यदि घोले हम तो कुछ और भी चाहिए थे। कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर के ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर के एसोसिएट भी होते हैं और एसोसिएशन के कारण नंबर घट जाएगा, और नंबर घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन के केस में कुछ अलग होता है, ठीक है ना। ये अब तक जो पढ़ा है किसके लिए था? केवल देयर इज नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। तो देखो, इफ सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट in solvent तो हमारा फार्मूला ये लग जाएगा कि डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ये काम करेगा, यानी कि इक्वल टू स्मॉल n अपॉन, यानी कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो इसको यूज करेंगे अपन। ठीक, बट इफ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट, यदि सॉल्यूट डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, किसमें? सॉल्वेंट में, तो क्या होगा? फिर कुछ बढ़ेगा इसमें। क्या बढ़ेगा? ये सॉल्यूट के मोल बढ़ेंगे। अब एन नहीं रहेगा, ये एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे मान लीजिए आपने नमक के 1 मोल डाले, एन क्या आएगा? 1। लेकिन घुलने के बाद भी 1 ही रहेगा क्या? 2 हो जाएंगे फिर तो डाला 1 मोल नमक का, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डेवलप हुई ना वो 2 मोल के बराबर डेवलप होगी। तो उस केस में क्या होगा? देखिए, फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करना होता है। डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू, तो यहाँ एक मल्टीपल साथ में और जोड़ते हैं जिसका सिंबल होता है I, और फिर लिखते हैं एक्स सॉल्यूट। अब ये मल्टीपल क्या है? जैसे नमक के लिए मल्टीपल क्या होगा? 2।
इस आई को एक नाम दिया गया यहाँ पर, हियर आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। इसको कहा गया है वांट ऑफ फैक्टर, इसको कहा गया है वांट ऑफ फैक्टर। चलो आज तो टाइम हो गया, कल थोड़ा आई के बारे में और डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है ना।